नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, बीएससी थर्ड ईयर में चैप्टर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट और पेपर है आपका फर्स्ट। ठीक है, तो इससे पहले हम पर्यावरणीय कारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो पर्यावरणीय कारक है। ठीक है, पर्यावरणीय कारकों के अंदर हम कुछ कुछ पॉइंट हम पढ़ चुके थे एवं उनकी बाद में हम बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हमने देखा कि जलवायु कारक, स्थलीय एवं मृदीय कारक तथा जैविक कारक। ठीक है, इन सभी कारकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि फिर इसके बाद में हमने कल बात करी थी हीलियोमॉर्फिक और हीलियोप्लास्टिक। ठीक है, इन पादपों के बारे में हमने बात करी थी। इसके बाद में हमने इसके अंदर लिखवा भी दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे लघुदीप्ति काली पौधे एवं दीर्घ प्रदीप्ति काली पादप। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरणीय कारक। ठीक है, पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारकों के अंदर हम आज देखेंगे लघुदीप्ति काली पौधे। लघुदीप्ति काली पौधे का मतलब तो आप पॉइंट के हिसाब से समझ सकते हैं, लेकिन हम लिख लेंगे लघु दीप्ति काली। ठीक है, लघु दीप्ति काली पौधे, यानी कि सुबह से लेकर दोपहर तक के समय में जो पादप अपनी प्रतिक्रिया पूर्ण कर लेते हैं वो कौन से होते हैं? लघु दीप्तीय काल। ठीक है, हम इसके अंदर देखते हैं कि लघुदीप्ति काली पादप यानी कि जिनके लिए 12 से 14 घंटों के समय या 12 से 14 घंटों से कम समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? लघुदीप्ति काली पादप। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि इनके लिए 12 से 14 घंटों से कम समय, ठीक है, से कम समय क्या होता है? कम समय लगता है उससे लघु दीप्ति काली पौधे कहते हैं। ठीक है, लघु दीप्ति काली पौधे, दीप्ति काली पादप या पौधे। ठीक है, तो जिनकी कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है 12 से 14 घंटों के अंदर समाप्त हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लघुदीप्ति काली पौधे कहते हैं। ठीक है, तथा नेक्स्ट है हमारा दीर्घ दीप्ति काली पौधे। ठीक है, दीर्घ दीप्ति काली पौधे। ठीक है, दीर्घ दीप्ति काली पौधे यानी कि वे पादप जिन्हें क्रांतिक समय से अधिक दीप्ति काल उपलब्ध रहता है उसको क्या कहते हैं? दीप्ति काली पादप कहते हैं। इसके अंदर हम लिख लेते हैं वे पादप जिन्हें क्रांतिक समय से अधिक
अधिक समय या अधिक दीप्तिकाल उपलब्ध होता है। ठीक है, अधिक समय या अधिक दीप्तिकाल उपलब्ध है या उपलब्ध होता है, उससे क्या कहते हैं, दीर्घकालिक पादप या दीर्घकालीन पादप कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है ब्रेसिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल है ब्रेसिका रापा। ठीक है, ये जो पादप कौन से होते हैं, ब्रेसिका रापा और सिकेल सीरियल। इसके अंदर लिख सकते हैं सिकेल सीरियल। ठीक है, और इसके अंदर हम एग्जांपल लिख सकते हैं सोरगम वल्गैरा। एग्जाम्पल है इसका सोरगम वल्गैरा। ठीक है, सोरगम वल्गैरा। तो ये तो हो गए आपके लघु दीप्तिकाल और दीर्घ दीप्तिकाली पादप। ठीक है, इसके बाद में हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु है या इसको प्रभावित करने वाले प्रकाश के द्वारा प्रभावित होते हैं, कौन कौन से पादप है, इसके अंदर हम देख लेते हैं। क्लोरोफिल उत्पादक, उष्मीकरण प्रक्रिया, वाष्पोत्सर्जन, रंध्र गति, पादप वितरण, पौधों के भागों का सर्वांगीण विकास एवं अनुक्रमण आदि। ठीक है, तो ये है उपरोक्त वर्णित प्रकाश के लक्षणों के अलावा पादपों के कई क्रियाओं को प्रभावित प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाश के द्वारा प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भू आकृति कारक। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भू आकृतिक कारक। भू आकृतिक कारक। ठीक है, भू आकृतिक कारक के अंदर हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने पूर्व बिंदु पढ़े थे, जो इससे पहले वाले जो पॉइंट हमने पढ़े थे उसके अंदर क्या होता था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक तथा वनस्पति को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि इसके बाद में है क्या होता है कि इससे पहले जो हमने पॉइंट पढ़े थे मुख्य बिंदु, जिसमें क्या होता था कि जलवायु के कारक क्षेत्र एवं वनस्पति क्या होती थी, प्रभावित होती थी। लेकिन इसमें है लेकिन किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण भू आकृति कारकों द्वारा होता है। अगर हम अध्ययन मान लीजिए कि अगर हम किसी कारकों के बारे में अध्ययन कर भी लेते हैं तो हमारा जो अध्ययन होता है वो अधूरा माना जाता है। क्यों अधूरा माना जाता है? क्योंकि ये जो भू आकृति है, भू आकृति का मतलब भू आकृति से है, यानी कि इसके जो क्षेत्र के बारे में अगर हम अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो उनके जो सबसे पहले जो हमने पढ़े हैं कि जलवायु एवं वनस्पति को हानिकारक या नुकसान पहुंचाने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो वो अध्ययन जो है वो क्या होता है, अधूरा माना जाता है। अधूरा मानने का कारण ये है कि जब तक हमें भू आकृति का या उसके क्षेत्र का पता न चल जाए तब तक इनके कारकों के बारे में अध्ययन अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो हम आज इसके अंदर देख लेते हैं कि लेकिन किसी क्षेत्र का
या किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण भू आकृतियों के द्वारा ही होता है। क्या होता है कि इनका जो निर्धारण होता है, जो पहले जो हम कारक पढ़ रहे थे, उनका जो निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है? भू आकृतीय कारकों के द्वारा होता है। ठीक है, भू आकृतीय कारकों के द्वारा उनका जो निर्धारण होता है वो। ठीक है, अतः परोक्ष रूप से वनस्पति का निर्धारण भी भू आकृति कारकों द्वारा होता है। यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि परोक्ष और अपरोक्ष, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ये जो पॉइंट हमने पढ़े थे। तो परोक्ष रूप से वनस्पति का निर्धारण भी भू आकृतीय कारकों के द्वारा ही होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? भू आकृतीय कारकों के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है हमारा पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई और दूसरा पॉइंट है पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है अपना पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई और दूसरा पॉइंट है अपना पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई और दूसरा पॉइंट है आपका पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा, यानी कि कौन सी दिशा है और उसकी हाइट या उसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं पर्वत श्रृंखलाओं की वायु के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। क्या करती है? पर्वत जो इनकी पर्वत श्रृंखलाओं की जो ऊंचाई है वो क्या करती है कि वायु की दिशाओं का निर्धारण करती है। क्या करती है? वायु की दिशाओं का निर्धारण करती है। ठीक है, वायु की दिशा का निर्धारण करती है। मान लीजिए कि कोई हवा अगर इस प्रकार की चट्टान है और चट्टान से टकराती है, तो यहाँ से चलने वाली हवाएं होती है वो क्या होती है? इस चट्टान एवं उसकी ऊंचाई को देखकर क्या होती है? यहाँ से टकराकर रिटर्न वापस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वायु की दिशा का निर्धारण किसके दौरान होता है? पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचाई के दौरान होता है। ठीक है, इसके बाद में है कि क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं की सही दिशा होने पर आसपास के क्षेत्र में वर्षा की पर्याप्त मात्रा देखी जाती है। यानी कि अगर हम देखें कि पर्वत श्रृंखला वायु के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है तथा क्षेत्र की आर्द्रता को प्रभावित करती है। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कम है, ठीक है, मान लीजिए कि मीडियम हिसाब से है, तो यहाँ से जो गुजरने वाली जो हवाएं हैं वो क्या हो जाएगी? इससे इस पार भी जा पाएगी। ठीक है, तो यहाँ का जो वातावरण है वो सामान्य बना रहेगा। ठीक है, क्या होगा? सामान्य बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि इसकी जो पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो मीडियम हिसाब से है। ठीक है, यानी कि मध्य में है, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो हवा है यहाँ से इस पार और आसानी से जा सकती है। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ का जो वातावरण होता है वो क्या होता है? सामान्य होता है। ठीक है, यहाँ अगर मान लीजिए कि इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई अधिक है, तो यहाँ से निकलने वाली जो हवाएं है तो वो क्या होगी? इसी पर्वत श्रृंखला से टकरा कर वापस रिटर्न हो जाएगी और यहाँ का जो वातावरण है वो कैसा हो जाएगा? आर्द्रता, यानी कि नमी युक्त, आर्द्रता युक्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ का वातावरण जो है क्या हो जाएगा? आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता युक्त वातावरण। ठीक है, तथा नेक्स्ट है, इसके बाद में हम देख सकते हैं या लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं वायु के प्रवाह की दिशा का निर्धारण करती है। क्या करती है? पर्वत श्रृंखलाएं
पर्वत श्रृंखलाएं वायु की दिशा का निर्धारण करती है। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं वायु की दिशा का निर्धारण करती है तथा क्षेत्र की आर्द्रता को प्रभावित करती है। तथा क्या करती है? क्षेत्र की आर्द्रता को प्रभावित करती है। क्षेत्र की आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता को प्रभावित करती है। ठीक है, किस प्रकार करती है वो तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में मैंने बता ही दिया है। तथा इसके बाद में हम लिख सकते हैं क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं की सही दिशा होने पर ही आसपास के क्षेत्र में वर्षा की पर्याप्त मात्रा देखी जाती है। क्योंकि पर्वत श्रृंखलाओं की सही दिशा होने पर ही आसपास, ठीक है, आसपास की क्षेत्र में वर्षा की पर्याप्तता, ठीक है, की पर्याप्तता देखी जाती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वहां पर पानी की पर्याप्तता उसकी वायु या दिशा निर्धारण के अनुसार ही देखी जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भूमि का ढाल। ठीक है, भूमि का ढाल पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूमि का ढाल यानी कि जैसे कि बरसात या बारिश का मौसम होता है तो ये जो मान लीजिए कि ये ढलान वाला क्षेत्र होता है, क्या होता है? ढलान वाला क्षेत्र। तो ये एक प्रकार का क्या होता है? वनस्पति की प्रकृति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक इसको माना जाता है। ठीक है, इसको भूमि का ढाल। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भूमि का ढाल वनस्पति की प्रकृति को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख स्थलाकृत कारक है। ठीक है, क्या है? स्थलाकृतिक कारक है। कौन सा? दूसरा। ढाल पर्वतों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक है, क्या है? लक्षण है। ढाल वनस्पति की प्रकृति को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख स्थलाकृतिक कारक है। ढाल पर्वतों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि मान लीजिए कि पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होती है और ढाल वाले क्षेत्र यानी कि ढलानी क्षेत्र के वाले जो होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है वो कम पाई जाती है। लेकिन जब बरसात होती है तो बरसात के समय में यहाँ पर अगर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्या होते हैं? पेड़ पौधे अगर नहीं होते हैं तो क्या होता है? यहाँ की जो जमीन जो भूमि होती है वो क्या होती है? उस बारिश के दौरान क्या होती है? यहाँ से कट जाती है और ये धीरे धीरे किसके रूप में परिवर्तित होती है? एक समतल जमीन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी प्रकार ये प्रकृति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक, इसलिए इसको माना जाता है। ठीक है, इसी के अंदर हम देख सकते हैं कि ढाल वर्षा के पश्चात तीव्र जल प्रवाह का कारण बनता है। क्या होता है? वर्षा के
बाद, यानी कि जब बरसात होती है तो उसके बाद जब अगर जल का प्रवाह तीव्र होने का कारण बनता है तो कौन बनता है, ये जो ढाल वाला क्षेत्र है वो बनता है। ठीक है, इसके बाद में है तीव्र जल प्रवाह से अधिकांश जल बह जाता है। क्या होता है, अगर मान लीजिए कि ये जो ढाल वाला क्षेत्र है, अगर यहाँ पर पानी की अगर मात्रा देखें तो बहुत ही कम पाई जाती है। क्यों कम पाई जाती है, क्योंकि ये ढाल क्षेत्र है और ढाल क्षेत्र के दौरान यहाँ का जो बरसात का जो पानी गिरा था वो कहाँ आ गया, नीचे समतल भाग में आ गया। इसलिए इस वाले क्षेत्र में हमें जल की आपूर्ति या जल की मात्रा कम पाई जाएगी। ठीक है, तो ये भू आकृति यानी कि वनस्पति को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक भी माना जाता है। इसके बाद में है मृदा में जल का रिसाव नहीं हो पाता। क्या होता है कि यह जब बारिश होती है, बारिश होने के कारण यहाँ की जो मृदा के अंदर जो होता है वो पानी का रिसाव अंदर तक नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कि समतल भाग है, तो अगर समतल भाग के अंदर जब बारिश होगी तो वो पानी कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्योंकि ये एक समतल भाग है और समतल भाग के अंदर जो पानी का रिसाव होता है वो लगभग उसकी बहुत गहराई तक पानी चला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ढाल का खुला या अनावरण। ढाल का खुला या अनावरण। ठीक है, ढाल का खुलाव या अनावरण, यानी कि ढाल का खुलाव या अनावरण का मतलब होता है वहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति का न पाया जाना या न के बराबर पाया जाना। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि यदि किसी पर्वतीय ढाल पर क्षीण प्रकाश तथा अति शुष्क वायु हो तो वहां क्या होता है कि वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, क्या होता है, वनस्पति बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो जहां प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, क्या पड़ती है, कौन सी पड़ती है, तिरछी पड़ती है, तथा वायु भी शुष्क होती है, इसकी तुलना में जहां ढाल सूर्य के प्रकाश की ओर तथा वायु के मार्ग में होता है वहां की वनस्पति सघन होती है। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि सूर्य की जो किरणें, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधी ना गिर के तिरछी होती है, तो वहां पर क्या होता है कि वनस्पति सघन यानी कि बहुत अधिक पाई जाती है। अगर मान लीजिए कि अगर सीधी किरणें गिरती है तो क्या होगा कि वहां की जो वायु होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है। ठीक है, शुष्क या गर्म। ठीक है, तो इसकी वजह से वायु शुष्क या गर्म, ठीक है, गर्म होगी, तो इसकी वजह से वहां की जो वनस्पति है वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहां की जो प्रकाश यानी कि प्रकाश की जो किरणें गिरती है वो सीधी गिरती है, सीधी गिरने के कारण वहां का जो वातावरण है वो सूखा हो जाता है। सूखा होने के कारण वहां के जो घास फूस है या पेड़ पौधे हैं वो उनको जल की मात्रा या उनके लिए जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जब उसको जल की आवश्यकता होती है वो जल की आपूर्ति या पूर्ति नहीं हो पाती है, तो वहां की वनस्पति क्या होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो इसके अंदर लिख सकते हैं कि यदि किसी पर्वतीय, लिख सकते हैं यदि किसी पर्वतीय
यदि किसी पर्वतीय ढाल पर क्षीण प्रकाश तीव्र तथा अति शुष्क वायु, ठीक है, अति शुष्क वायु हो तो वहां वनस्पति क्या होगी, वहां वनस्पति बहुत ही कम या मरुद्भिदी, ठीक है, मरुद्भिदी होता है या होती है, ठीक है। क्योंकि वहां अगर बरसात या पानी की कमी होगी तो वहां की जो वनस्पति होगी वो क्या होगी, सूख जाएगी। और वहां का यहाँ की अगर वायु भी शुष्क है तो वनस्पति बहुत ही कम होगी या फिर मरुद्भिदी यानी कि नहीं के बराबर, ठीक है। इसके बाद में हम लिख सकते हैं उदाहरण के लिए हम हिमालय की उत्तरी ढलान जहाँ प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है वहां पर क्या होता है, वहां पर तथा वायु भी शुष्क होती है। इसकी तुलना में जहाँ ढाल सूर्य के प्रकाश की ओर तथा वायु के मार्ग में होता है, ठीक है। क्या होता है, सूर्य के जो प्रकाश होता है वो क्या होता है, वायु के मार्ग में ही होता है। मान लीजिए कि अगर हवा शुष्क बह रही है और शुष्क के साथ के में उसमें तेज धूप भी पड़ रही है तो वह वायु जो होती है वो क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वनस्पतियों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा, ठीक है, पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा। पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा यानी कि जब मानसूनी हवाएं जब चलती है तो क्या होता है कि मानसूनी जो हवाएं होती है, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है और पर्वत श्रृंखला की जब ये हवाएं मानसून वाली जो हवाएं चलती है वो इससे टकरा के क्या होती है, इससे जब टकराती है और टकराने के जस्ट विपरीत वापस आती है तो ये क्या करती है कि वर्षा करने मतलब इस पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद में वर्षा कराने के परिवर्तन करवा देती है, ठीक है। तो देख लीजिए इसके अंदर किसी स्थान की जलवायु पर वहां उपस्थित पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। किस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मानसूनी जब हवाएं चलती हैं तो उस पर्वत श्रृंखला को जब उस समय पर्वत श्रृंखला से टकराती है और टकराने के बाद में वापस मुड़ती है तो वो मानसून प्रक्रिया के दौरान वर्षा कराती है, ठीक है। इसके बाद में है ऊंचे पर्वत वायु के मार्ग को बदल देता है। क्या करता है, वायु के मार्ग को बदल देता है। मान लीजिए कैसे बदलता है कि मान लीजिए कि ये वायु इस प्रकार से चल रही है, ठीक है, या जा रही है, ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला है या इसकी पर्वत की जो ऊंचाई है इससे टकरा कर उसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत है, यानी कि वापस मुड़ जाती है, ठीक है। तो यह उसकी मतलब जो वायु चलती है उसको प्रभावित करने का भी काम कौन करता है, पर्वत करता है, ठीक है। तो यहाँ से बहने वाली जो हवाएं होती हैं उनको रिमूव करना यानी कि वापस भेजने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो कौन करता है, पर्वत करता है, ठीक है। इसके बाद में यदि ऊंचे पर्वत मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं तो वे
हवाएं पर्वतों से टकराकर वह संघनित होकर वर्षा कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्षा कर देते हैं। ठीक है। जब मानसूनी यानी कि जो लास्ट यानी कि उस समय जब बरसात के समय ये जो हवाएं बहती है और ये हवाएं अगर पर्वत श्रृंखला के चक्कर में या पर्वत श्रृंखलाओं के मार्ग में पड़ती हैं तो ये क्या होती है? टकरा कर या संघनित होकर वापस मिक्स होकर क्या होती है? जो ये क्या करती है? वर्षा करा देती है। ठीक है। तो ये हो गए आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर हमने आज पढ़े हैं लघु प्रदीप्ति पौधे, दीर्घ प्रदीप्ति पौधे, और इसके बाद में हमने देखा कि भू आकृतिक कारक। ठीक है। यानी कि ट्रोपोग्राफिक फैक्टर्स। ट्रोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर हमने देखा है कि पर्वत श्रृंखलाओं की दिशा और पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों के बारे में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में है इतना ही। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।